हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉस वर्ल्ड 2.0 में। और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो करंट अफेयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक, यानी पूरे वार्षिक करंट अफेयर है, यानी 1 साल का पूरा करंट अफेयर हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक। ओके, तो आपका कोई भी रिसेंटली एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर इस सीरीज को कंप्लीट करके एग्जाम देने जाते हैं तो देरी न करते हुए चलिए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। वार्षिक करंट अफेयर 2023 है 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक। और इस करंट अफेयर के अंतर्गत सभी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है, चाहे वो बजट हो या खेल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, निधन, व्यक्तियों के निधन के क्षेत्र हो, यानी हर करंट अफेयर के टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट। इसके पहले जितने भी हेडिंग थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट है कि मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। अगला है विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियों बताई है जो निम्न है। ओके, तो जो बजट पेश हुआ है सरकार ने उसमें अब तक की उपलब्धियां बताई हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ओके, डायरेक्ट आधा हो गया है। ओके, इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। अगला है उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किए गए और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराया गया। अगला है पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। नेक्स्ट है पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। ओके, अगला है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.4 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। और अगला है प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर के 1.97 लाख रुपए हो गई है। अगला देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत आयकर। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी होती है। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, नई कर व्यवस्था में, कर मतलब होता है टैक्स। ओके, तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। जो नई कर व्यवस्था बनाई गई है बजट के बाद, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप वार्षिकी 7 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें आपको कोई भी टैक्स भुगतान करना नहीं होगा। अगला आता है कि 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कुछ छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, इधर दिया गया है वार्षिक आय और इधर दिया गया है कर की दर। ओके, तो यानी वार्षिक आय देखते हैं और फिर टैक्स देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और ये ही सब करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर वार्षिक आय है, यहाँ पर टैक्स की दर है यानी कर की दर है। बताया जाता है कि 0 से 3 लाख रुपए अगर आप वर्ष में कमाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता, यानी 0 रुपये टैक्स पड़ता है।
अगर वहीं 3 लाख से 6 लाख की वार्षिक आय है आपकी तो वहाँ 5% टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। अगला बताया जाता है कि 6 लाख से 9 लाख तक अगर आप एक वर्ष में इनकम करते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट को आपको 10% उसका टैक्स देना होगा। अगर आप 9 लाख से 12 लाख वार्षिक इनकम करते हैं तो वहाँ पर 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। ओके, अगला है कि 12 लाख से अगर 15 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम करते हैं तो 20% टैक्स देना होगा। अगर 15 लाख से ऊपर इनकम करते हैं, वार्षिक सालाना इनकम अगर आपकी 15 लाख से ऊपर है तो वहाँ 30% टैक्स देना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। अगला है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा करके 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट आता है बजट 2023 और 24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि बजट पास होने के बाद बजट का पैसा सबसे ज़्यादा टॉप 4 में किस पर खर्च किया गया है। पहले पर मतलब वो पॉइंट बताइए जो पहला सबसे टॉप पर रहा हो। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए समझते हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है ग्रामीण लोगों को, जिनके पास आवास नहीं था, जिनके पास घर नहीं था, सबसे ज़्यादा बजट का पैसा उस पर खर्चा किया गया है। वो है 79,590 करोड़। ओके, 79,590 करोड़। अगला है जल जीवन मिशन, यानी घर घर जल पहुंचाना और जल को स्वच्छ बनाना, उस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है, जिस पर 70,000 करोड़ रुपए। ओके, मनरेगा पर खर्चा किया गया है 60,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि, जो किसान के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपये सालाना आते हैं, उस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ओके, अगला पॉइंट आता है कि बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। ओके, परिवहन पर 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। सबसे कम खर्चा किया गया है शिक्षा पर, एजुकेशन पर। ओके, अगला है बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च टॉप 5। ओके, तो ये टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा बजट का पैसा किस पर खर्च किया जा रहा है और इस क्षेत्र में। ओके, पहला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय पर 5.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया। अगला है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय पर 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया। अगला है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़ रुपए वितरण किया गया, खर्चा किया गया। और गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट 5, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ओके, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इधर दिया हुआ है विषय और इधर दिया गया है लक्ष्य वर्ष। ओके, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनते हैं तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। पहला पॉइंट है कालाजार। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। कालाजार मतलब एक प्रकार का ये बुखार है जिसको पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2023। ओके, अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है, वो 2023 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है वो 2023 तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगला है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। ओके, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ये 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य। ओके, तो ये 2023 तक रखा गया है। अगला है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये भी लक्ष्य 2023 तक है। अगला है कि कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य,
ये 2024 तक है। अगला है कि सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये 2024 तक है। ओके, पहले 22 तक निर्धारित था लेकिन इसको बढ़ा करके 24 कर दिया गया है। इसी क्रम में अगला है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये भी 2024 तक रखा गया है इसको पूरा करने के लिए। इस समय काफ़ी ज़ोर तोड़ से इस पर काम चल रहा है। अगला है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य, ये 2024 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 और 2025। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025। अगला है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025, यानी 2025 तक सभी गांवों में जो नेटवर्क सुविधा है, नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर है या वाईफाई है, वो सभी गांवों में पहुंच जाएगा। अगला है भारत को टीबी देश मुक्त बनाना है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। ओके, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वहीं पर 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। भारत के पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, यह है 2030 तक इसका लक्ष्य। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ओके, यह HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे HFC के नाम से भी जाना जाता है, के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अगला है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। ओके, और अगला है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। तो यानी 2070 तक की इसमें अवधारणाएं दी हुई है कि 2070 तक क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आगामी लक्ष्य आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा रिसेंटली देने जा रहे हैं तो। ओके, अगला है आर्थिक समीक्षा 2022 और 23। ओके, ये 6वां पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। सभी एक एक पॉइंट करके हम लोग कवर करेंगे। ये 6वां पॉइंट है आर्थिक समीक्षा 2022 और 23। ओके, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ये आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि जो बजट पेश किया जाता है उसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि 1950 से 1951 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। अब एक दिन पहले होता है ना, पहले क्या होता था 1964 तक आर्थिक समीक्षा जो है ये आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व हमेशा पेश किया जाता है। ओके, तो पहले 1964 तक यही होता था कि आर्थिक समीक्षा का जो बजट है वो आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा का बजट पेश होता है। ओके, चलिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग है आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोष की घाटा का अनुमान। ओके, भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोष की घाटा का अनुमान लगाया गया है। पहला इधर यहाँ पर वित्तीय वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर जीडीपी में वृद्धि दिया हुआ है, यहाँ पर जीडीपी यानी राष्ट्रीय राजकोष की घाटा दिया हुआ है। ओके,
चलिए समझते हैं इन तीनों पॉइंट को। वित्तीय वर्ष, जीडीपी में वृद्धि और जीडीपी में घाटा। ओके, 2021 से 22 का अनंतिम अनुमान। ओके, 2021 से 22 का अंतिम अनुमान 8.7% जीडीपी में वृद्धि हुई है, जबकि राजकोष की घाटा, जीडीपी का जो घाटा है वो हुआ है 6.7%। नेक्स्ट है 2022 और 23 का पहला अग्रिम अनुमान। यहाँ पर जीडीपी में 7% की वृद्धि होती है और जबकि राजकोष की घाटा होता है 6.4%। अगला है कि 2023 और 24 में अनुमानित जो जीडीपी में वृद्धि होती है वो है 6 से लेकर के 6.8% की, और जबकि राजकोष की घाटा यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। आइए एक नज़र हम लोग डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, एक नज़र डालते हैं, जो कि एक पेपर आता है पीआईबी से लिया गया है ये सभी चीज़ें। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। इसमें बहुत सारे ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। पहला ग्राफ है राजकोष की घाटा जीडीपी का प्रतिशत, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। 2019 से 20 तक 4.7 और 2020 से 21 तक 9.2 और 2021 से 22 तक 6.7 और 22 से 23 तक 6.4। ये जीडीपी का राजकोष की घाटा है। ओके, यहाँ पर मुद्रास्फीति दिया है। अगर आप लोग मुद्रास्फीति नहीं जानते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मुद्रास्फीति और जीडीपी के विषय में डिटेल से समझाया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जा करके समझ लीजिए। ओके, यहाँ मुद्रास्फीति का ये ग्राफ दिया हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं। इधर विदेशी मुद्रा भंडार दिया हुआ है बिलियन डॉलर में। ओके, 2019 से 20 के बीच था ये 478 बिलियन डॉलर, जबकि 2020 से 21 के बाद बढ़ करके हो गया है 577 बिलियन डॉलर। 2021 से 22 तक बढ़ करके हो गया है 607 बिलियन डॉलर, और वही 2022 से 23 तक बढ़ करके घट करके हो गया है 563 बिलियन डॉलर। तो ये मुद्रा विदेशी भंडार है। यहाँ पर विदेशों में जो पैसा होता है भारत का वही बताया जाता है। ओके, तो 2022 और 23 में कितना हो गया है 563 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। यहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राजकोष की घाटा जीडीपी का। तो ये दोनों पॉइंट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। चलिए एक बार ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार अनुमानित अंतिम अनुमान, डबल स्टार पहला अग्रिम अनुमान और अनुमानित। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 और 20 के बीच जो था 3.7 था, 2020 और 21 के बीच जो था वो 6.6 था, और 2021 के 22 के बीच 8.7 हो गया। जीडीपी वृद्धि दर यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, 2022 और 23 के बीच था 7 वृद्धि दर, और 2023 से 24 के बीच था 6.8 या 6। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमने आगे पढ़ा है इस वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कृषि संबंधित गतिविधियाँ बताई जा रही हैं और यहाँ पर औद्योगिक वृद्धि बताया जाता है। ओके, ग्राफ के माध्यम से। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, जीडीपी वृद्धि दर और राजकोष की घाटा। ओके, अगला पॉइंट है विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2022 और 23। ठीक है, इधर विभिन्न राष्ट्र दिए हुए हैं, यहाँ पर लक्षित वर्ष दिया हुआ है। भारत 2070 तक है, चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060 तक है। ओके, तुर्की 2053 तक है, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोप यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका लक्ष्य है लक्षित वर्ष 2050 तक है, और जर्मनी का 2045 तक। ओके, अगला हम लोग पढ़ेंगे मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। ओके, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टरों में 2021 से 22 में वृद्धि, 2022 से 23 में वृद्धि। ओके, जो जीडीपी है इसको दिखाया गया है अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टरों पर। पहला है कृषि संबंध क्षेत्र। 2021 और 22 के बीच जो वृद्धि हुई थी वो 3% की थी। 2022 और 23 के बीच वृद्धि हुई थी वो 3.5% है। ओके, अगला है औद्योगिक क्षेत्र, जो कि 2021 और 22 में वृद्धि हुई थी वो 10.3% थी, जबकि 2022 और 23 में वृद्धि 4.1% रह गई। ओके, सेवाएं 8.4% 2021 और 22 की थी, जबकि 2022 और 23 की 9.1%। ओके,
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान। 100% आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2022 और 23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान क्या रहा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, जितने भी क्षेत्र हैं, और यहाँ पर भारत का स्थान दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन निर्माण में। वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान था। कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक वैक्सीन का निर्माण जो हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, तो याद रखिएगा वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान था। नेक्स्ट 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में भारत का पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ओके, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत का। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान है भारत का, जबकि फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान है भारत का। ओके, फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान है भारत का। यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान है और रेल नेटवर्क में चौथा स्थान है भारत का। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है भारत का। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान है भारत का। मांस उत्पादन में 8वां स्थान है भारत का। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान है इस भारत का। ओके, तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। अगला पॉइंट है आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। ओके, आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांट दिया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022 और 23 पूर्ण सुधार। ओके, अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022 और 23 पूर्ण सुधार। ओके, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट आता है आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2 हो गई थी। ओके, अगला है वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास का अनुमान लगाया है। तो आइए समझते हैं। इधर विभिन्न एजेंसियां दी हुई हैं, यहाँ विकास दर दिया हुआ है। ओके, तो पहला एडीबी बताती है कि विकास दर 7% होगा, जबकि मोडी बताती है 7%। फिच बताता है 7%, वर्ल्ड बैंक बताता है 6.9%। विभिन्न एजेंसियां जैसे IMF बताती हैं 6.8%, RBI बताती है 6.8%, SBI बताती है 6.8% और OECD बताती है 6.6%। ओके, आगे हम लोग नोट में पढ़ेंगे। नोट में दिया हुआ है कि इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर जो है 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2 में भारत का मध्यविधि विकास परिदृश्य आशावादी व विश्वसनीय दिया हुआ है। इसके अंतर्गत यह अध्याय ये दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। अगला पॉइंट आता है कि सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जिसे NIP और निर्माण 2021 की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जिसे NMP के से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 के अंतर्गत आता है राजकोषीय विकास राजस्व सुधार। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कल राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि में से संभव हुई है। अगला है पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रहालय में अप्रत्याशित वृद्धि लिखी। ओके, नेक्स्ट आता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच में कोई अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में 1.5 GDP अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। चौथा अध्याय आता है कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। ओके, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर
225 आधार अंकों की वृद्धि की है। अगला पॉइंट आता है कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जो GNPA घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर पर 5% पर पहुँच गया। अगला आता है भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल व दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। इसी के अंतर्गत आता है 5वां अध्याय कीमत और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़ करके 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में न्यूनतम में ही एक रही। ओके, अगला है कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है जो कि निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि प्रमुख कच्चे माल और फ्लोरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई है। अगला पॉइंट है कि कपास और सीमा शुल्क को माफ़ कर दिया गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। इससे क्या होगा कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही है इसको कम किया जा सकता है। अगला अध्याय आता है 6 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। ओके, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़ करके वित्त वर्ष 2022-23 में GDP का 2.1% हो गया है। अगला है बाल मृत्यु दर जिसे IMR बोला जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। अगला है 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया है। अगला पॉइंट है आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005 से 6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। अगला है कि वर्ष 2023 से 2070 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके को 220 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर के 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। टोटल 6 अध्याय तक हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 7वां अध्याय पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में 7वां अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वीडियो लंबा बना देते हैं तो आपको बोरिंग सा लगने लगता है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, डेली आधा घंटे निकाल करके समय निकाल करके आप लोग रिवीजन करें और एग्ज़ाम टाइम में आप ये देखने को मिलेगा आपको कि आपको सारा करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से आ रहा है और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो डेली आधा घंटा निकालिए और वीडियो को रिवीजन कीजिए और पिछले वीडियो जो आपने हमारे देखे हैं उनको भी रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।